हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किशन कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोगों ने क्लास 10th में बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही शानदार किया है और आपके जो नंबर आए होंगे वो भी बहुत अच्छे आए होंगे। तो अब आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास 11th में जो मैथमेटिक्स जो होता है वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स से बहुत ही अलग होता है। मेरा मतलब ये है कि जो क्लास 10th में जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, लेकिन जब हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स को जब हम देखेंगे तो बहुत ही ब्रॉड है। तो ये जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जो चैप्टर है ये वो एक ऐसा चैप्टर है हमारे लिए जो पूरे चैप्टर्स के लिए, जो क्लास 11th में जो भी हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उसमें ये जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है वो एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। अब बात आता है कि ठीक है, अगर ये फाउंडेशन की तरह काम करता है तो सर इसके जेई के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि भले ही बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस एक ही आते हैं, एक मतलब अगर एक क्वेश्चंस आ गया तो बहुत बड़ी बात है। किसी किसी ईयर में तो एक भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स से, लेकिन ये टॉपिक से भले ही कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ इनडायरेक्टली तो इनडायरेक्टली सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स से आते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो चैप्टर है ना ये पूरे चैप्टर में काम करता है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हर जगह यूज़ करते हैं, पूरे चैप्टर्स में यूज़ करते हैं। जैसे जैसे मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, या फिर मैं बात करूँ कोनिक सेक्शंस की जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, पढ़ा तो आपने नहीं होगा लेकिन आप पढ़ेंगे कि सर्कल्स के बारे में। कोनिक सेक्शंस में और भी आते हैं, जैसे हाइपरबोला आते हैं, पाराबोला आते हैं, इलिप्स आते हैं। तो इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। सर किस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं? तो उसी चीज़ को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि कौन कौन से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे मॉडुलस का कॉन्सेप्ट, लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट, एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट, तो ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों का जी कॉन्सेप्टिफाई ये एक प्यारा सा चैनल है, इस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें सबसे नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो ये हमारे पास है एक, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आएगा, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और आप साथ में लिखते भी चलेंगे, बढ़िया से आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे सो दैट रिवीजन करने टाइम पर आपको ये हेल्पफुल रहे। द काउंटिंग नंबर्स,
द काउंटिंग numbers जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब जो दिख रहा है आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है ना, इन्हीं नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया है। मैं आपको एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ आपसे क्या 3 एक नेचुरल नंबर है? क्या 3 एक नेचुरल नंबर है? जस्ट अ मोमेंट। अगर मैं पूछूं क्या 3 इज अ नेचुरल नंबर? क्या 3 एक नेचुरल नंबर है? तो आप कहेंगे सर जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो सर जब हम काउंटिंग कर रहे होते हैं तो सर यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है, मतलब काउंटिंग नंबर में 3 प्रेजेंट है। इसका मतलब सर जो 3 है ना, ये एक नेचुरल नंबर है। 3 जो है ना एक नेचुरल नंबर है। इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि जब हम काउंटिंग नंबर स्टार्ट करेंगे तो उसमें 3 आएगा। अब अगर मैं ऐसे ही पूछूं, अब अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक मिनट बेटा। तो अगर मैं बात करूं कि बताओ अगर ऐसी बात है तो बताओ क्या 10 एक नेचुरल नंबर है? क्या 10 एक नेचुरल नंबर है? तो आप कहेंगे कि सर जब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सर 10 वहाँ पर प्रेजेंट है। तो सर अगर 10 प्रेजेंट है मतलब जो 10 है ना, 10 एक नेचुरल नंबर है, इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब 10 जो है एक नेचुरल नंबर है। ये तो बात क्लियर हो गया। अब एक छोटी छोटी बातें नोट, कि जो कलेक्शन होगा, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर
is denoted as is denoted as या is denoted by n। तो याद रखना है कि हम लोग जो नेचुरल नंबर के जो कलेक्शन होंगे ना उसको हम लोग n से डिनोट करेंगे। अब मतलब ये हुआ कि n में कैसे कैसे एलिमेंट रहेंगे, तो n में एलिमेंट रहेंगे 1 रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6, इस तरह के एलिमेंट यहाँ रहेंगे नेचुरल नंबर। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होगा इसमें कौन होगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप कहेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। और अगर मैं तुमसे ये बोलूँ सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या होगा बताओ, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर असाइन करते हो ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा नंबर हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, एक ऐसा नंबर हम फाइंड कर सकते हैं जो उससे भी ज़्यादा हो। मेरी बात समझ रहे हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इस लेक्चर में मैंने ये अभी तक सीखा है, अभी तक हम लोगों ने ये समझा है कि नेचुरल नंबर का मतलब काउंटिंग नंबर्स, और जो नेचुरल नंबर के कलेक्शंस होते हैं उसको n से डिनोट करते हैं, और सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, और सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बस हम लोगों ने इस वाले पॉइंट में अभी तक हम लोगों ने बस इतना सीखा है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्वेश्चंस थोड़ा पूछते हैं और देखते हैं कौन इनका आंसर दे पा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन क्या है कि इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर, बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना। इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर सच दैट x plus y equals to 1, then find x and y। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर दो, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो और आंसर मुझे दो। तो बस क्वेश्चन अभी ला रहा हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, पढ़ लो कि इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर सच दैट कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 देन फाइंड x एंड y, ये पूछा गया है।
अब खुद से तुम सोच के देखो कि एक्स और वाई एक नेचुरल नंबर है। अब अगर एक्स और वाई नेचुरल नंबर है और यहाँ पर ये कहा गया है कि दोनों को ऐड करने पर वन आ जाए, अब दोनों को ऐड करने पर वन आ जाए तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि दोनों को ऐड करने पर हमें वन चाहिए। और अगर तुम ध्यान से समझ रहे हो कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू वन है और अगर x और y दोनों के दोनों एक आपके पास दिया है कि ये एक नेचुरल नंबर है, ये आपको साफ साफ कह दिया गया कि एक नेचुरल नंबर है, ध्यान से समझना। अब अगर ये एक नेचुरल नंबर है x और y, और x और y को जोड़ने पर ऐड होता है, अब खुद से एक बार सोच के देखो कि x अगर नेचुरल नंबर तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो तुम कहोगे कि सर सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो वन होगा। तो अगर ये भी सबसे स्मॉलेस्ट, अगर मान के चलो कि ये सबसे स्मॉलेस्ट लेके चल रहे हो, मान लो कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो तुम कहोगे सर अगर ये स्मॉलेस्ट है सबसे, तो मतलब वन होना चाहिए। और अगर तुम एक मिनट के लिए ये सोचो कि सर अगर ये भी स्मॉलेस्ट अगर है, तो फिर कहोगे कि सर ये भी वन होना चाहिए। तो सर वन और वन मिल करके कितनी वैल्यू आ रही होगी? तो सर वन और वन मिलके तो दो आ रही होगी वैल्यू। तो अगर x भी स्मॉलेस्ट है, y भी स्मॉलेस्ट है, तो सम दो आ रहा है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में तो हमें सम क्या लाना है? हमें तो इस क्वेश्चन में जो लाना है सम हमें वन लाना है। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट सम भी पॉसिबल है तो दो ही है, मतलब x और y अगर स्मॉलेस्ट है तो सम दो ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बात किया गया है वन पे लाने के लिए बात किया गया है, तो क्या कोई ऐसा x और कोई ऐसा y है? क्या x और y, क्या ऐसे कोई तुम्हारे पास दो नेचुरल नंबर है जिसको जोड़ने पर तुम्हें वन आ जाए? तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा, दैट सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा नो सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि x और y अगर नेचुरल नंबर है और हमें उन दोनों नेचुरल नंबर का सम वन चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल होता ना कि अगर x वन हो जाए, ये तभी पॉसिबल हो सकता था कि अगर x वन है तो y ज़ीरो हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तभी तो वन प्लस ज़ीरो हो सकता है वन, लेकिन जो ज़ीरो होता है वो तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। मतलब यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि ऐसे कोई भी x और y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसकी वजह से सम वन आ जाए। तो इसका मतलब कोई ऐसा x और y नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट आंसर शुड बी नो सॉल्यूशन। ये बात क्लियर है इतना? बताओ, अगर इसमें कोई भी डाउट है ना बेटा, को तुम कमेंट में रखो। सर कमेंट में पूछ लो कि सर मुझे ये डाउट है, मैं क्वेश्चन ले करके आऊँगा, मैं फिर से समझाऊंगा तुम्हें। ये बात समझ रहे हो ना बेटा? तो तुमको लग रहा है कि नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड दैट क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन तो नहीं लूँगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ अब यहाँ के बाद अब जो नया कॉन्सेप्ट है दैट कॉन्सेप्ट इज़ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट, कि अब हम लोग देख लेते हैं प्राइम नंबर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बताओ, आप ही बताओ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आप कहोगे कि सर वो सारे नंबर जिसके पास केवल दो ही फैक्टर हो। तो बस इस चीज़ को आप लोग यहाँ लिख लो, अ नंबर हैविंग, सॉरी बेटा, अ नंबर हैविंग टू फैक्टर्स ओनली। अब जैसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं?
तो तुम कहोगे जैसे 2 3, क्योंकि देखो ना, दो के पास दो ही फैक्टर है। फैक्टर कहने का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो दो को डिवाइड कर सकते हैं। तो तुम कहोगे कि सर या तो एक होगा या तो दो होगा, एक और दो ही होगा जो दो को डिवाइड कर सकता है। मतलब यहाँ पर देखोगे तो दो 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 ही फैक्टर है, एक है और दो है। ऐसे तीन को डिवाइड करने वाले कितने नंबर थे, एक है और एक, दो नहीं है बेटा, एक तीन है। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं ना बेटा, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स कहते हैं। आई होप बेटा आप समझ गए होंगे ये चीज़। तो एग्जाम्पल में जैसे 2 है, 3 है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ 5 है, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ 7 है, ऐसे ही 11 है, और बताओ बेटा 13 है, 17 है, और बताओ 19 है, ऐसे ही 23 है। उसके बाद 25 तो नहीं होना चाहिए, 27 नहीं होना चाहिए, वैसे ही 29 होना चाहिए, 31 है। तो इस तरह के बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर हो रहे होंगे। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं बेटा, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इतने बात क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो या इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन और अच्छे से करेंगे। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसी के बाद, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में तो कितने फैक्टर्स होने चाहिए थे, दो। लेकिन कंपोजिट नंबर में अगर दो से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो उसको हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो अगर केवल और केवल दो फैक्टर है, देन दैट नंबर शुड बी प्राइम नंबर। लेकिन अगर दो से ज़्यादा फैक्टर है तो उसको हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो इसको भी डिफाइन कर लेना बेटा बढ़िया से। नंबर a number having more than two factors ठीक है। एग्जाम्पल भी तुम देख सकते हो, जस्ट अ मोमेंट बेटा। ठीक है, ठीक है, देख लो। इतना ठीक है बेटा? देखो, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं 4 है, 6 है,
8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो 4 है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो तुम कहोगे सर यहाँ पर इसके फैक्टर 1 भी हैं, इसके फैक्टर 2 भी हैं, इसके फैक्टर 4 भी हैं। मतलब इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं है, तो कहोगे हाँ सर ये मोर देन 2 फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसके पास। इसलिए ये जो 4 है ना, ये एक कंपोजिट नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे तुमसे मैं बोलूँ 6 के बारे में, तो तुम कहोगे सर इसके 6 के फैक्टर एक तो एक खुद है, 2 है, क्योंकि देखो ना 6 क्या डिवाइड हो सकता है 2 से, तो देखो 2 का टेबल पढ़ो तो देखो 6 आ जाएगा, 2 3 या 6। ऐसे देखो 3 भी होता है, 6 भी होता है, इसके पास देखो फिर से मोर देन 2 फैक्टर्स है, फिर से तुम कह सकते हो इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो यहाँ पर जितने सारे नंबर्स लिखे हैं ना बेटा, सभी नंबर्स के जो फैक्टर्स है ना 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये कैसे नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर में क्या होगा कि उसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर है। अब कुछ छोटे से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहला नंबर पॉइंट, सबसे पहला नंबर पॉइंट कि जो 1 होता है ना इज नीदर अ प्राइम नंबर is neither a prime number ठीक है, nor a composite number। वन जो होगा वो न तो एक वो न वन जो होगा वो न तो एक प्राइम नंबर होगा, न वो एक प्राइम है, और न ही वो एक कंपोजिट है। तो यहाँ पर ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो 1 होता है ना वो न तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है। तो ये जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। ये बात क्लियर रहेगा, आपको याद रहेगा, बताओ। ठीक है, इतना ये बात क्लियर है, इतना बताओ। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो नंबर जो होते हैं जो प्राइम नहीं है वो पक्का कंपोजिट होगा, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे ना वो नंबर पक्का कंपोजिट नंबर होगा, और जो नंबर कंपोजिट नहीं होंगे ना वो पक्का प्राइम होंगे।
तो नंबर्स numbers which are not, एक मिनट बेटा, which are not prime, numbers which are not prime are composite numbers except, याद होगा वो नंबर खुद कौन था, वन, वन को छोड़ करके, क्योंकि वन जो एक ऐसा नंबर होता है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो वन के बाद जितने भी नंबर्स हैं ना, अगर वो प्राइम नहीं है, अगर वो प्राइम नहीं है तो पक्का वो कंपोजिट है, तो पक्का वो क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। एक मिनट बेटा, ठीक है, आई थिंक ये कलर अच्छा लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। ओके, फिर कुछ और बातें जो आपको याद रहना चाहिए कंपोजिट नंबर से रिलेटेड। ओके, कुछ और बातें कि फोर इज द smallest, 4 is the smallest composite नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, तो वो याद रखना है 4 है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। डी की बात अगर मैं करूं, अगर हम डी की बात करो तो जो 2 होगा इज द ओनली इवन प्राइम नंबर।
2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 जो एक ऐसा नंबर होगा जो प्राइम नंबर है लेकिन कैसा है, इवन है, और ये इकलौता नंबर है, यही एक इकलौता प्राइम नंबर होगा जो इवन होगा। ये बात आपको याद रखना, यही इम्पोर्टेंट है इस वाले पॉइंट में। ठीक है बेटा, आई होप इतना बात आपको याद आ गया और समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ आगे के पॉइंट्स के जो आप लोगों ने पढ़ा है पहले से, होल नंबर के बारे में। होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या होगा, कोई भी, तो भाई अगर नेचुरल नंबर्स में कौन इंक्लूड हो गया, ज़ीरो हो गया, तो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग natural numbers including with या including zero are called whole number। आर कॉल्ड होल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर में अगर हमने किसको शामिल कर लिया, जीरो को शामिल कर लिया, तो उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे। ठीक है बेटा, अब होल नंबर में, होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो डब्ल्यू में याद रखना है जीरो शामिल हो जाएगा। मतलब नेचुरल नंबर में अगर हमने जीरो को रख लिया तो इसको हम कह देंगे होल नंबर कह देंगे। तो ये आपको याद रखना कि इसमें जीरो शामिल हो गया, बस, और कोई नया चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए इतना में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में बस और बस, केवल और केवल कौन शामिल हो गया है, तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पे तो नेचुरल नंबर है, याद होगा। बस इसमें एक नया चीज़ ये हुआ है कि इसमें बस जीरो शामिल हो गया है, और जैसे ही जीरो में नेचुरल नंबर आया है, बस इसी को कह दिया हम लोगों ने होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर के घर में एक नया मेंबर आया है, बस जीरो, बस जीरो के आ जाने से बस उसको मैंने होल नंबर कह दिया है। ठीक है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो एक होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सारे के सारे जो होल नंबर होंगे ना, नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर जब मैं बोलता हूँ तो उसमें जीरो भी शामिल होता है। तो ज़ीरो तो एक होल नंबर है, लेकिन ज़ीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, कि ऐसे भी बोला जा सकता है कि अगर ये नेचुरल नंबर का अगर घर है, मान लो एक मिनट के लिए, अगर ये नेचुरल नंबर का घर है अगर, तो इससे जस्ट ज़्यादा लार्जर घर किनका होगा, तो लार्जर घर जो होगा वो होल नंबर का होगा। तो ये घर होल नंबर का है। बस इस वाले घर में, यहाँ पर बस इस वाले घर में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जीरो रह रहा है, बस इसलिए इसलिए यहाँ पर होल नंबर का जो घर का साइज है वो ज़्यादा हो गया है। ऐसे भी
पिक्टोरियली भी दिखा सकते हैं हम लोग इस चीज़ को। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? बढ़िया, आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। ओके, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ x plus y equals to 0 where x and y are whole number, ठीक है, then find x and y। ये क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ आंसर, सोचो सोचो सोचो, आंसर सोचो। क्वेश्चन तुम लिख ही लिए होगे। सोचो सोचो, आंसर सोचो। ये क्वेश्चन था, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर x एंड y आर होल नंबर देन फाइंड x एंड y। आई होप आपने बता भी दिया होगा आंसर अभी तक। तो आंसर आपने बता भी दिया होगा अभी तक। आपने कहा, आपने ये कहा है कि सर x और y होल नंबर है। ठीक है सर, सर x और y होल नंबर है और सर x और y को जोड़ने पर 0 आ रहा है। तो सर ये तभी पॉसिबल है सर, ये तभी पॉसिबल है जब सर x की वैल्यू 0 होगी और साथ में सर y की वैल्यू भी 0 होगी। x भी 0 है, y भी 0 है, तभी 0 प्लस 0 की वैल्यू 0 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि सर ये तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो सर ये तो टू वेरिएबल का इक्वेशन है, और सर अगर ये टू वेरिएबल का इक्वेशन है तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए, लेकिन अब हमारे पास एक ही इक्वेशन है तो सर सॉल्व नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सोचना पड़ता है, थिंकिंग होता है, तो कॉन्सेप्ट से चीज़ों को हम सोचते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया गया था। यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया था कि एक्स और वाई होल नंबर है, ये जो पॉइंट है हमारे पास कि एक्स और वाई होल नंबर है, वो इस चीज़ से यहाँ तक लेके आया है। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक लेके आने में ये वाला इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। आई होप ये बात आप समझ गए। आई होप ये बात आप समझ गए हैं। ठीक है, समझ गए आप, बढ़िया। अब मैं बात करता हूँ, इससे अब आगे बढ़ता हूँ, इंटीजर्स पे आता हूँ। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स में क्या होते हैं ना, कि सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि इंटीजर्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं।
या फिर जेड से, ठीक है। आई से डिनोट करेंगे या फिर किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। आई से कह सकते हो या फिर जेड से कह सकते हो। अब इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, -1 या ऐसे कह सकते हैं कि इस तरह से डॉट डॉट करते आ रहा है, -3 होंगे, -2 होंगे, -1 होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे कुछ 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, ऐसे करते करते ये सारे नंबर्स। तो ये सारे नंबर जो होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं। मतलब यहाँ पर देखोगे नेचुरल नंबर हो गया, ये सब तुम्हारे पास नेचुरल नंबर हो गए, यहाँ पे निगेटिव नेचुरल नंबर्स हो गए, और साथ में तुम्हारे पास दिख रहा होगा ये एक ज़ीरो है। तो नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं लोग, तो इस तरह से डिनोट कर देते हैं निगेटिव नेचुरल नंबर। और ये ज़ीरो, मतलब ये हो गया ज़ीरो। तो नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर और ज़ीरो, इन सब को मिला देने के बाद, इन सब को मिला देने के बाद जो कलेक्शन होता है, उसी कलेक्शन को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब इंटीजर्स में अगर बोला जाए तो जो इंटीजर्स होते हैं इसमें 3 तरह के लोग रहते हैं। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंटीजर्स में 3 तरह के लोग रहते हैं। सर कैसे 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 कैसे? तो आप कह सकते हैं कि सर पॉजिटिव इंटीजर्स, सर ज़ीरो, सर नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें 3 तरह के इंटीजर्स रहेंगे। मतलब इंटीजर्स में 3 चीज़ें आएंगी, या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब ये वाली चीज़, मतलब नेचुरल नंबर है, या तो नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, और एक साथ में आप कह सकते हैं एक ज़ीरो। तो 3 तरह के मतलब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है इंटीजर्स के घर में। बात क्लियर है इतना? बोले हाँ सर, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। इतना क्लियर है? बोले हाँ बिल्कुल इतना क्लियर है, बढ़िया। अगर इतना क्लियर है तो अगर मैं बोलूँ कि पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन आएंगे, तो आप कहेंगे कि सर पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर। इसको कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं जेड प्लस या फिर आई प्लस, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ऐसे नंबर्स। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है बढ़िया, तो बताओ नेगेटिव इंटीजर्स बताओ, तो तुम कहोगे सर अभी बता देता हूँ। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि जेड माइनस या फिर आई माइनस, इस तरह से भी कह सकते हो। सॉरी बेटा, मतलब ऐसा कुछ -1 -2 -3 -4 ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। ओके, तीसरा, अब एक छोटा छोटा टर्म डिफाइन किया जाता है, वो तुम्हें बार बार हम लोग यूज करते रहेंगे, तो इसलिए वो वर्ड भी याद रखोगे। जब हम बोलेंगे ना नॉन
पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब हम बोलेंगे ना नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से समझना है कि वो सारे इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं। साथ में जब हमने बोला कि वो सारे इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, तो सर ज़ीरो भी तो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में वो पॉइंट भी इंक्लूड होगा। बात इतना क्लियर है? बोले हाँ सर। हाँ सर, इतना बात क्लियर है, बढ़िया। तो सर जब हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, इसका मतलब हो गया सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर साथ में ज़ीरो भी। तो इसको हम लोग ऐसे नोट करते हैं, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स साथ में ज़ीरो भी। तो ये इसका साइन बाद में हम लोग पढ़ाएंगे आपको, इसको हम बोलते हैं यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब हिंदी में कह सकते हो शामिल करना, शामिल। यूनियन एक इंग्लिश वर्ड है ना, यूनियन मतलब होता है गठबंधन या शामिल करना। तो इसका मतलब हो गया कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, मतलब ज़ीरो भी, -1 भी, -2 भी, -3 भी, -4 भी, इस तरह के। तो ये सारे के सारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है बेटा, ऐसे ही एक और पॉइंट आएगा, इसी से रिलेटेड कह सकते हो तुम, इसी से रिलेटेड कह सकते हो कि सर नॉन पॉजिटिव है तो नॉन निगेटिव भी होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। बोलेंगे हाँ। तो जब नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब वो सारे नंबर्स जो निगेटिव ना हो, मतलब वो सारे इंटीजर्स जो निगेटिव ना हो, मतलब पॉजिटिव नंबर और साथ में ज़ीरो भी, मतलब आई प्लस यूनियन ज़ीरो, मतलब 0 1 2 3 4 5, इस तरह के नंबर्स। ठीक है बेटा, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ये। आई होप ये बात क्लियर है, इसको मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसको एक बार मैं बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये आपके पास जो था, ये आपके पास एक इंटीजर्स है, मान लो नंबर लाइन है, ठीक है, और ये आपके पास ज़ीरो है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये सब इंटीजर्स है, 4 है, नेचुरल नंबर भी है, ये 1 2 3 4 5, ये सब एक नेचुरल नंबर भी है और साथ में एक इंटीजर भी है। ऐसे ही ये -1 है, -2 है, -3 है, -4, -5, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये जो नंबर्स तुम देख रहे हो, यहाँ पर देखो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो तुम देख रहे हो ज़ीरो, सॉरी ये जो 1 देख रहे हो, 2 देख रहे हो, 3 देख रहे हो, 4 देख रहे हो, 5 देख रहे हो, ऐसे ही आगे जो होगा ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इधर जो तुम देख रहे हो, या तुम कह सकते हो कि यहाँ पर 1 मिनट, ये जो तुम देख रहे हो, ये देख लो,
ये देख लो, ये देख लो, -3, -2, -1, ये सब एक निगेटिव इंटीजर्स है। तो ये एक निगेटिव इंटीजर्स है, और ये जो तुम देख रहे हो ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेकिन जब हम बात करें, जब हम जीरो से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब हम जीरो से देख रहे हैं, 0 देखो, 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, 4, तो इनको, इन लोगों को कहेंगे हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब जीरो से अगर हम ले लिए तो, और अगर हम यहाँ पे 0 ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, मैं नीचे समझा दे रहा हूँ, इन सबको कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये बात तुम्हें पता रहनी चाहिए। ओके, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मैंने बता दिया है आपको। एक मिनट, ठीक है। इतना बात क्लियर है ना? इसको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये मैंने बता दिया नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये हो गया था हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और ये था हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इतना बात क्लियर है? इतना। अब इसके बाद कुछ कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे इवन इंटीजर्स के बारे में। इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इंटीजर्स which are divisible by 2 are called even integers। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, ऐसे इंटीजर्स जो किससे डिविजिबल हो जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए, उसको हम कहते हैं इवन इंटीजर्स कहते हैं। जैसे तुमसे अगर पूछा जाए कि क्या इवन इंटीजर है कि नहीं है, तो तुम कहोगे हाँ 2 एक इवन इंटीजर है। जैसे अगर तुमसे एग्जांपल में ये सब सारे के सारे नंबर्स इवन इंटीजर, जैसे
ज़ीरो कह दो या +-2 कह दो, मतलब +2 कहो या -2 कहो, सारे के सारे जो लोग हैं ना वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सॉरी इवन इंटीजर्स हैं। ऐसे ही 4 हो गया या -4 कह दो, -6 कह दो, ये सारे के सारे इंटीजर्स एक इवन इंटीजर्स है। तो वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसको हम कहते हैं इवन इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? इतना बोले हाँ, इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। चलो अगर ओके क्लियर है तो अब इसी पे एक और बात कि ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सर ऑड इंटीजर्स वो सारे इंटीजर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। बोले हाँ, बिल्कुल सही। जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो सारे के सारे ऑड इंटीजर्स होंगे। तो चलो सर लिख लेते हैं ये बात। तो बोले ठीक है, लिख लेते हैं इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स integers which are not divisible by 2 are called odd integers। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनको हम लोग क्या कहेंगे? ऑड इंटीजर्स कहेंगे। सर जैसे, तो देखो, जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि 1 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं। ऐसे मैं बोलूँ -1 डिविजिबल है? नहीं। सर 3 डिविजिबल है? नहीं। -3 डिविजिबल है? नहीं। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे जो नंबर्स है ऑड इंटीजर्स हैं। बोले हाँ सर, समझ गए। हाँ सर, ये बात मुझे क्लियर है कि ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं और इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो, इवन इंटीजर्स वो जो 2 से डिवाइड हो जाए। बोले हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ठीक है सर, तो अब क्वेश्चन कराओ कुछ। बोले लो एक क्वेश्चन लो, सॉल्व करके दिखाओ। मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन मैंने लिखा कि लेट x and y, x, y and z be distinct integers x and y are odd and positive, and z is even positive, z is even and positive, z is even and positive, which of the following
which of the following statement cannot be ट्रू। ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर ए इसी का पार्ट है। अब ये पार्ट x प्लस वाई टू द होल पावर 3 इंटू जेड इज इवन बी एक्स माइनस जेड जेड इंटू वाई स्क्वायर is odd, C x minus z into y is odd, D x minus y to the whole power 2 into z is even, E x minus z to the whole power 2 into y is even। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया है अभी आपको। क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है पहला कि x, y and z be distinct integers, x and y are odd। तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट है कि x और y जो है वो ऑड है और पॉजिटिव है। ठीक है, तो x और y z जो है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, मतलब अलग अलग इंटीजर्स है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट। x और y जो है ऑड है और पॉजिटिव है, और z जो है वो इवन है। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैंट बी ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सही नहीं है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि x प्लस वाई टू द होल पावर 3 इज इवन, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये दिया है आपको। अब आपको ये समझना है कुछ बातें। सबसे पहले आप कुछ बातें समझ लें तो बात बढ़िया रहेगा। सबसे पहला नंबर बात इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे नंबर पहला बात कि अगर हम इवन को इवन से जोड़ दें तो याद रखना है इवन आएगा। मतलब अगर हम इवन को इवन से जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा, और अगर हम ऑड को ऑड से जोड़ दें तो क्या होगा, ऑड आएगा। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 10 जो है, यार चलो आसान सा कोई नंबर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 4 एक इवन नंबर है कि नहीं है, तो है। 6 भी एक इवन नंबर है, दोनों को जोड़ देगा तो देखो कैसा नंबर आया है, इवन नंबर ही आया है। अगर मैं बोलूँ 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 एक इवन नंबर आया। सॉरी माय बैड,
मतलब कोई ऑड को ऑड से जोड़ेंगे तो क्या नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही इवन को इवन से अगर हम घटा दें, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 4 को -6 किया, 4 -6 किया तो -2, मतलब इवन को इवन से घटाएंगे तब भी इवन ही आएगा। और अगर हम ऑड को ऑड से घटा दें तो क्या होगा, तो अगर मैं बोलूँ जैसे 3 है, 3 -5 कर दिया तो -2, तो ऑड को अगर हम ऑड से घटा भी देंगे तब भी इवन ही आएगा। ठीक है, अगर मैं अब बोलूँ कि इवन को ऑड से जोड़ दो तो कितना आएगा, जैसे 4 एक इवन नंबर है, मैंने जोड़ दिया ऑड से, मतलब 4 + 5 9, तो यहाँ पर ऑड आ जाएगा। मतलब इवन को जब हम ऑड से जोड़ेंगे तो ऑड होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, बढ़िया, समझ में आ गया ये बात। बोले ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई, समझ में आ गया, अच्छी बात है, फिर तब तो अच्छी समझ में आ गया है तो बढ़िया है। ठीक है, ओके, और क्या बताया जा सकता है। बोले हाँ, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, और बताया जा सकता है, 1 मिनट रुक जाइए बट ओके। समझ गए। बोले ठीक, मतलब आपने बता दिया, कुछ कुछ बातें बता दिया। अब सर अगर हम इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, जैसे हम अगर मैं कहूँ कि 10 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई, तो 10 भी एक इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी इवन ही आएगा। सर अगर हम ऑड को ऑड से गुना कर दे तो क्या होगा, जैसे मान लो 9 है, मैंने गुना कर दिया 7 से, 9 भी एक ऑड नंबर है, 7 भी एक ऑड नंबर है, 63 आएगा, तो वो भी एक ऑड ही आएगा, क्योंकि 63 भी जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है। लेकिन सर जब हम इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो इवन आएगा। कैसे सर, जैसे देखो 10 एक इवन नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 आ गया, जो 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो डिवाइड करके डिवाइड हो रहा होगा। सर ऑड को अगर हम इवन से मल्टीप्लाई कर दें तब भी इवन आएगा। कैसे सर, 3 को 4 से गुना कर दिया, देखो 12, 12 एक इवन नंबर है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर इतनी बातें याद है तो अब जो पहला क्वेश्चन था ना वो हम हमसे बन जाएगा। सर कैसे बनेगा, देखो बताता हूँ, देखो पहला क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। ठीक है सर, बताओ सर आप। बोले हाँ सुनो बता रहा हूँ। देखो, हाँ सर दिखाओ। तो सबसे पहला चीज़ क्वेश्चन में ये था कि x + y का होल पावर 3 करने पर इंटू जेड करने पर इवन आना चाहिए। क्या ये सही है कि गलत है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, कौन सा इसमें सही नहीं हो सकता, ये पूछा गया है। तो देखो x और y दोनों ऑड है, ये दोनों x और y, ये x है और ये y, ये दोनों ऑड है, मतलब ऑड को ऑड से जोड़ा गया है। सर जब ऑड को ऑड से जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, सर जब हम ऑड को ऑड से जोड़ते हैं तो सर वो तो सर इवन आता है। बोला कैसे, अभी तो सर बताया था आपने 3 और 5, 3 भी एक ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है, जोड़े तो 8 आया, 8 एक इवन नंबर है। बोले हाँ सर, तो एक इवन आएगा। सर जब हम इवन की पावर 3 कर देते हैं, मतलब इवन को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सर इवन को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आपने नहीं बताया। सर मैंने बताया था आपको, क्या बताया था सर, सर मैंने ये बताया था आपको कि अगर आप इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते तो इवन आता है, जब आप इतना चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आ गया, फिर सर इस इवन को इस इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इवन आ गया। बोले हाँ सर ये तो बताया था आपने। बोला ठीक,
मतलब सर ये वाली जो क्वांटिटी है, मतलब कह सकते हैं सर कि ये जो क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है वो एक इवन नंबर आ रही होगी, है ना। एक्स प्लस वाई टू द होल पावर 3 जो क्वांटिटी दिया हुआ है वो एक इवन नंबर आ जाएगा। बोले हाँ सर, इतना बात तो क्लियर है सर। अगर इतना बात अब क्लियर है, मतलब ये हो गया कि ये जो x प्लस वाई टू द होल पावर 3 है वो एक इवन है। और सर z भी कैसा नंबर है, तो सर जो z जो आपने दिया है ना, ये सर जो z जो दिया है ये भी एक इवन नंबर है। तो x प्लस वाई की होल पावर 3 ये भी एक इवन नंबर आया था, और z खुद इवन है, तो इवन को जब हम इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही लिखा है। लेकिन इसने क्या पूछा था, कैन नॉट बी ट्रू, सही नहीं हो सकता है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो स्टेटमेंट सही है। तो ये तो जो स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये जो स्टेटमेंट जो दिया है ये तो ट्रू है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। सर अगला बताओ, लो अगला, ये समझो, ये समझो, एक्स माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर इज ऑड। अब तुम देखो कि एक्स तो तुम्हारे पास क्या था, एक्स तुम्हारे पास क्या था, ऑड था। जेड क्या था, इवन था। तो ऑड माइनस इवन करते हैं तो क्या आता है, तो सर अभी ये तो आपने बताया था कि ऑड माइनस इवन करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आता है, ऑड आता है। सर कहाँ बताया था आपने, देखो दिखाता हूँ। ऑड माइनस इवन करते हैं, ऑड माइनस इवन करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पर इवन प्लस ऑड है। ऐसे तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर तुम ऐसे लिख सकते हो कि ऑड माइनस इवन करने पर ऑड आता है। क्यों, क्योंकि 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 आएगा जो कि ऑड है। ठीक है, तो कह सकते हो तुम कि सर ये जो नंबर आ रहा है, ये जो आपके पास जो नंबर आया है, एक मिनट, ये जो नंबर आया ऑड माइनस इवन करने पर, तो ये तो आपके पास सर ऑड आ रहा होगा। ये सर तो आपके पास क्या आ रहा होगा, ऑड आ रहा होगा। बोले हाँ, तो ये नंबर तो आपके पास ऑड है। और वाई भी कैसा नंबर है सर, वाई भी तो ऑड है। तो जब हम ऑड को ऑड स्क्वायर से गुना करेंगे तो ऑड को ऑड से गुना करेंगे तो ऑड आएगा। और फिर क्योंकि देखो ना, ये जो ऑड का स्क्वायर है ये खुद से ऑड देगा, और ऑड को जब तुम ऑड से मल्टीप्लाई करो तो फिर से ऑड देगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये ये जो स्टेटमेंट लिखा है ऑड वाला, ये भी स्टेटमेंट क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो तुम कह सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है इसके लिए। अब x माइनस जेड इंटू वाई ये एक ऑड है कि क्या है, तो अभी अभी मैंने बताया कि x माइनस जेड जो था तुम्हारा ये तो ऑड था, और y तुम्हारे पास क्या है, ये भी क्या है, ऑड है। तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑड। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, सही है। तो ये भी स्टेटमेंट तुम्हारे पास सही है। ठीक है, अब हम x माइनस वाई, मतलब जब हम ऑड को ऑड से घटा देते हैं, जब हम लोग ऑड को ऑड से घटा देते हैं तो क्या होगा, जैसे 3 को -5 किया तो इवन आया, इवन का स्क्वायर करेंगे। जब इवन का स्क्वायर कर देते हैं हम तो इवन आता है, ये भी इवन है। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इवन आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब हमारे पास देखेंगे x माइनस जेड है, ऑड माइनस इवन कर रहे हैं, तो ऑड माइनस इवन करेंगे तो ऑड आएगा। ऑड का स्क्वायर क्या होगा,
ऑड का स्क्वायर करेंगे अगर हम, जब हम ऑड का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, ऑड आएगा। और वाई भी क्या है, ऑड ही है, ठीक है। ऑड को ऑड से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी ऑड आएगा, ऑड इंटू ऑड, तो ऑड हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया बताओ, यहाँ तो इवन लिखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ई हो गया। क्योंकि ऑड इंटू ऑड करने पर तो ऑड आना चाहिए ना, लेकिन ये कह रहा था इवन आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखा चुका था, ठीक है। बोलो, तो ये बात तुम्हें क्लियर होना चाहिए बेहतर तरीके से, बढ़िया। अब हम लोग कुछ बात करते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है। को प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर को प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स क्या होंगे कि टू नेचुरल नंबर नॉट टू नेचुरल नंबर आर कॉल्ड co-prime are called co-prime if their HCF is 1। तो अगर तो आपके पास दो नेचुरल नंबर है जिनका HCF 1 आ रहा है, तो ऐसे दो नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि these numbers are also called relatively co-prime numbers, अब तुम्हें ये समझना ध्यान से, जैसे अगर मैं बोलूँ 1 और 2, तो बताओ 1 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सर। क्या 2 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सर। क्या इन दोनों का HCF बना रहा है, तो हाँ सर। HCF निकालने आता है ना भाई, 1 और 2 लिखा है यहाँ पे। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर HCF कहने का मतलब क्या होता है, HCF कहने का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन क्या,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना बात क्लियर है? बताओ। तो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 1 और 2 का HCF, 1 और 2 का HCF अगर 1 है तो इसका मतलब वो कैसे नंबर है? रिलेटिवली प्राइम है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ऐसे ही 3 4, तो ये जो 3 4 नंबर है, 3 4 जो आपके पास जो नंबर है, एक मिनट बेटा, 3 4 जो नंबर है इसके भी HCF क्या है? 1 है, इसलिए ये भी क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका कितना आ रहा है? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। तो ये भी एक रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है। ये बात क्लियर है बेटा? ऐसे ही तुम्हें मुझे चेक करके बताना कमेंट में कि 15 और 16 क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? तो आपको ये बताना है क्या ये एक को प्राइम नंबर्स है या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर हमारे वीडियोस तुम्हें पसंद आ रहे हैं बेटा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर तुम्हें ये पीपीटी चाहिए जो मैंने अभी लिखा है, अगर ये सारी पीपीटी आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से ये सारी पीपीटी मिल जाएंगी आपको, तो आप बढ़िया से लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई पसंद करना, इसको मतलब लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और जो तुम्हारे दोस्त होंगे उनको शेयर कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।